8 तक we have done. क्या डेट है आज? 9. चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस पढ़कर आए हैं सभी बच्चे। पिछला हम्म पढ़कर आए हो पिछला? आता है? पूछ लो कुछ भी, कहाँ थे आप इतने दिनों से? मेरी आदत हो गई। चलिए कैंसर स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई कैंसर? बीमारी है, कैसी बीमारी है? खतरनाक बीमारी है। और कैसी बीमारी है? अब नहीं रही भाई लाइलाज, तो इलाज आ गया। लेकिन बात वही है कि अर्ली स्टेजेस में पता चलना चाहिए। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। और इससे पहले हमने जो पढ़ा था एड्स को, वो कैसी डिजीज थी? वो इन्फेक्शियस डिजीज थी। वो कैसे इन्फेक्शियस थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। होता क्या है कैंसर में? मैम इसमें ना जो सेल्स होती है वो लगातार बिना अनकंट्रोलेबल करती है। हाँ, तो यानी कि कैसी ग्रोथ होगी इसमें? अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होगी, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी। कैसी ग्रोथ होगी? जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसी ग्रोथ होगी। किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पर हो सकती है या हर जगह भी हो सकती है? कहीं भी हो सकती है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? एक पर्टिकुलर प्लेस से स्टार्ट होती है। ठीक है। जो जो कैसी होती है, फिर दो टाइप्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो वही उसी पार्ट पर लोकेटेड रहे, और दूसरी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाए। ठीक है। स्प्रेड होने वाली का बताना एग्जाम्पल। ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर। ठीक है, क्योंकि ब्लड हमारा फ्लो करता रहता है, तो वो भी कैसा हो जाएगा? स्प्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर कैंसर कितने टाइप्स के होते हैं भाई? 2 टाइप्स के। बेसिकली क्या होता है कि हमारे सेल्स को इतना पता ही नहीं होता है कि हमें कितनी ग्रोथ करनी है किसी पर्टिकुलर चीज की। और एक क्या बन जाता है? मास ऑफ सेल बन जाता है, मास ऑफ सेल्स बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूमर। वो हम देखेंगे। अलग अलग टाइप के ट्यूमर होते हैं, यानी कि 2 टाइप के ट्यूमर होंगे। एक तो बिनाइन ट्यूमर, जो अंदर होता है या बाहर होता है? चलो अब हम देखेंगे कहाँ होता है। एक होता है आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर। सपोज सपोज भाई, ये आपकी स्किन की लेयर है, इंटरनल। जैसे सपोज कर लें, हम गले का एग्जांपल ले लेते हैं, थ्रॉट ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है? उसके सेल्स हैं, सपोज करो। ये तो ऊपर वाली लेयर है, यानी कि जहां को हमारा खाना जा रहा है। ठीक है, समझ गए ना? और ये वाली कैसी लेयर होगी? ये अंदर वाली लेयर होगी। कैसी लेयर होगी ये? अंदर वाली लेयर होगी। तो यहाँ पर जो बिनाइन ट्यूमर में होगा, वो कैसा ट्यूमर होगा? ऊपर की साइड होगा। कैसा होगा? ऊपर की साइड होगा। और ऊपर की साइड भी क्या बन जाएगा? एक मास ऑफ सेल्स बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी तो मैंने सेल्स लगाए हैं। दैट मीन्स ये इसी के जैसे सेल्स हैं, कोई स्पेशल सेल्स नहीं है। लेकिन इनमें एक प्रॉपर्टी क्या हो गई है? फेल हो गई है। या फिर उसने क्या कर लिया? अपनी एबिलिटी लूज कर ली। कांटेक्ट इनहिबिशन।
इसमें क्या होता है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमारे खुद के सेल्स क्या हो जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि उनको कितना ग्रो करना है। यही तो है। वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे कि हमें कितना ग्रो करना है। तो अनलिमिटेड ग्रोथ चलती रहेगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेस्ट पेपर में इतनी मिस्टेक्स की हुई हैं सभी ने, ज्यादातर भाई 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट, बहुत सौ का गलत है यही आंसर। हाँ, आंसर यही है, लेकिन बहुत सौ ने बहुत गलत कर रखे हैं क्वेश्चन, सिली सिली मतलब सिली सिली मिस्टेक्स कर रखी हैं बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस पर भी। बताओ। और वो वाला क्वेश्चन तो सभी का गलत है, टेसल्स ऑफ कॉर्न कॉब वाला, क्या फंक्शन होता है उसका? तो डिस्पर्स पॉलन ग्रेन्स का होता है उसका फंक्शन, पकड़ने का नहीं होता है। ये सभी ने ज्यादातर गलत किया हुआ है, टू ट्रैप, किसी ने भी सही किया हुआ है ये वाला क्वेश्चन तो। मतलब वो कितने सेल्स बनेंगे उसमें, मेगा स्पोर्स कितने बनेंगे? 4 बनेंगे ना। वो कि कौन सा क्वेश्चन था, 4 बनने वाला, वो 1 2 3 4 करके ऑप्शंस दिया हुआ था। बताओ कौन सा क्वेश्चन था वो। चलो जो कोई भी था, आंसर जिसका 4 था याद है कि कितने बनते हैं, फिर उनमें से फंक्शनल कितने होते हैं, एक बच्चे ने, पता नहीं कौन है वो, पेपर से आज घर रह गए, कल लेकर आऊंगी। एक बच्चे ने पता है क्या कर रखा है कि 2 तो बनते हैं और बेचारे 3 क्या होते हैं, फंक्शनल रह जाते हैं। भाई जब 2 बनेंगे 3 कहाँ से होगा फंक्शनल? मतलब बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन में भी ऐसी सिली मिस्टेक्स की हुई है कि बस क्या ही बताऊं। अब देखो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ऊपर की साइड होगा। ये कहाँ होगा, टिश्यू के मसल के ऊपर के साइड होगा। और ये छोटे छोटे क्या बने हुए हैं, सेल्स बने हुए हैं। तो ये ऊपर की साइड हो गया। तो इसमें प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी। प्रॉब्लम तो हर टाइप के ट्यूमर में होगी भाई, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी कंपैरिजन टू दिस। मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है कि अंदर हो जाता है, क्या हो जाता है, अंदर की तरफ हो जाता है। ठीक है भाई। तो जब ये अंदर की तरफ होगा, जब ये, हाँ, अंदर की तरफ होगा, तो इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। कैसे? इसे आप सर्जरी से रिमूव कर सकते हो, इसकी जड़ें रूट्स जो होंगी वो ज्यादा फैली हुई नहीं होंगी, लेकिन इसकी फैली हुई होंगी, ये तो पहले ही अंदर है। वो इजीली डायग्नोस हो जाएगा, ये थोड़ा टाइम लेता है डायग्नोस होने में। तो ये ज्यादा खतरनाक होता है कंपैरिजन टू बिनाइन ट्यूमर। क्लियर है भाई बात? क्लियर है बात? जो जो मैंने पॉइंट्स अभी बोले हैं बस वही लिखेंगे इसमें। डिटेक्शन किस में इजी है भाई? बिनाइन ट्यूमर में इजी है डिटेक्शन, इज इजी। और यहाँ पर डिटेक्शन कैसा हो जाएगा? हम्म, लिखेंगे मेरे साथ साथ अभी। डिटेक्शन इज नॉट इजी। यहाँ पर क्या होगा, सर्जिकली अच्छे से रिमूव हो जाएगा या नहीं? सर्जिकली रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे रिमूव होना पॉसिबल ही नहीं है, तो नॉट पॉसिबल लिख सकते हैं आप। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कंफ्यूज रहते हैं आप। देखो बी पहले आता है ना, एम बाद में आता है। तो बी वाला जो है वो बड़ा इजी सा है, तो इसका डिटेक्शन भी इजी होगा और इसकी सर्जरी से ही रिमूव भी हो जाएगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगी, होंगी लेकिन ज्यादा नहीं होंगी कंपैरिजन टू दिस। और एम देखो बाद में आता है, तो ये ज्यादा क्या है, खतरनाक है, तो इसका डिटेक्शन भी ज्यादा इजी नहीं होगा और ये कैसा होगा, सर्जिकली रिमूव भी नहीं हो पाएगा। क्यों? अगर हम कर भी देंगे इसको पहले तो हो नहीं पाएगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा जद्दोजहद से कर भी देंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ पार्ट यहीं पर रह जाएगा अंदर ही, फिर वो उतना ही ग्रो होता चला जाएगा, फिर कोई फायदा है उसका, सर्जरी भी की और फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। ठीक है भाई। ट्यूमर तो भाई ट्यूमर ही है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस होंगी ही होंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
लोकेलाइज टू इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहां से ये क्या होगा, शुरुआत होगी, ये वहीं पर रहेगा। लोकेलाइज हेलो दिख रहा है ना भाई, ये इधर दिख रहा है ना इधर ये। अब देखो एक और क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है मेटास्टैटिस की, किसकी, मेटास्टैसिस होता है, मेटास्टैटिस होता है, कुछ भी कह दो, है तो मेटा ही। मेटास्टैसिस होता है ना। तो यहाँ पर देखो, ये पहली बात तो क्या है कि यहाँ पर ये एक ही जगह पर नहीं रहेगा। तो जो चीज एक जगह पर नहीं रहेगी उसको क्या बोलेंगे, मेटास्टैसिस। भाई पीवाई क्यों आया हुआ है मेटास्टैसिस पर, ठीक है। तो ये कैसी प्रॉपर्टी है, इट इज a property in which cancer cells spread to different parts of the body, ठीक है। दो टर्म क्लियर है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन और मेटास्टैसिस की, दोनों ही पीवाई की यूज में आई हुई है। बिनाइन ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस क्लियर है, कैंसर होता क्या है वो क्लियर है। अब देखो जिससे कैंसर होता है वो कैसे सेल्स होते हैं, कैंसरस सेल्स, कैसे सेल्स होते हैं, कैंसरस सेल। और इनको क्या भी बोलते हैं, ऑन्कोजीन्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऑन्कोजीन्स, क्योंकि ये कैंसर जनरेटिंग, हाँ, और इसको क्या भी बोलते हैं, कार्सिनोजेंस भी तो बोलते हैं जिससे कैंसर होता है। तो हमें क्या पढ़ना है, कार्सिनोजेंस पढ़ने हैं, यानी कि ऐसे एजेंट्स पढ़ने हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। कार्सिनोजेंस क्या है, ऐसे एजेंट्स हैं जो क्या करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है भाई। ये हो गया इतना, ये हो गया इतना। रोज प्रोड्यूस होता है, लेकिन हम जो डाइट ले रहे हैं वो उसको क्या करती है, बढ़ने नहीं देती है। जी, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कैंसर सेल्स को बढ़ने में रोकती भी हैं, लाइक बढ़ने के लिए रोकती हैं। हाँ भाई, हुक्का चल रहा है, किस किस का चलता है हुक्का, लंग कैंसर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, जो ज्यादा पीते हैं। डाइट में तो मुझे एक ही चीज पता है बस, जो नींबू का छिलका खाएगा ना उसको कभी वो नहीं होगा कैंसर। नींबू का छिलका कभी ऐसे ही तो खाया नहीं जाता, या तो अचार की फॉर्म में खाया जाएगा, या आपने देखा होगा कि कुछ डेजर्ट में ना उसकी स्किन डाली जाती है ग्रेट करके। वो स्किन क्यों डाली जाती है, एक तो फ्लेवर देने के लिए, और उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है। हम क्या करते हैं, नींबू के छिलक ऐसे ही फेंक देते हैं, फेंकने नहीं चाहिए। जाकर वीडियो देखना कि बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे हैं जिनका हम पील ऐसे ही फेंक देते हैं, जबकि उनके पील में ही सबसे ज्यादा क्या होती है, उस फ्रूट से भी ज्यादा ताकत होती है। हैं, सारे ही हुक्के खतरनाक है, चाहे वो देसी है या फ्लेवर वाले हैं। पता नहीं मुझे तो भाई फ्लेवर, मैं तो नहीं पीती। मैंने तो फर्स्ट टाइम वो किया था जब चला चला था मिंट फ्लेवर ट्राई, भाई वो तो चढ़ गया था स्मोक, क्या किस तरह बर्दाश्त करते हो आप सब। नींबू का अचार खा लो ना इससे अच्छा, खट्टा मीठा अचार।
नींबू का। और सर्दियों का मौसम है, नींबू बड़े अच्छे आ रहे हैं। सर्दियों के मौसम में ही डाला जाता है नींबू का अचार। सबको खाना चाहिए नींबू का अचार। ठीक है, आज मम्मी के साथ डलवा लेना या कल को जाकर घर पे। बहुत अच्छा लगता है, जेली जेली सा लगता है नींबू का अचार, खट्टा मीठा जेली टाइप लगता है। खैर, बहुत सारी भाई, इतनी तो मुझे पता नहीं है, मुझे जो पता था मैंने आपको बता दिया। लेकिन हमारी ही किसमें, डाइट में, इनके फ्रूट वेजिटेबल्स में इतनी सलाहियत होती है कि वो क्या कर सके, गलत वाली चीजों को बढ़ावा ना दें। चाहे वो सिर्फ हम फिर किसकी बात करें, कैंसर की ही बात ना करें, और भी डिजीजेस की बात कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे समझ में। अब देखो, वो जो डिटॉक्स करते हैं ना सर्दियों में भी और गर्मियों में भी, आजकल डिटॉक्स ड्रिंक्स चल रही हैं, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिटॉक्स नहीं करोगे अपनी बॉडी को तो क्या होगा, तो वो ही आपका वो जो रेजिडुअल मटेरियल आपकी आंतों में यानी कि इंटेस्टाइन में जमा हुआ है ना, जिसको आपको भी नहीं पता है, जिसका आपको भी नहीं पता है, तो वो क्या कर देंगी, वो ही डिजीजेस को, बड़ी बड़ी डिजीजेस को पैदा कर देती हैं। ठीक है भाई, अभी तो आपकी एज ऐसी है, आपके कुछ भी खाया हंसी माशाल्लाह से। ठीक है, हज़्म बाद में भी होता चला जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है। लेकिन आपने अपनी फैमिली में देखा होगा, जो आपके बुजुर्ग लोग होंगे आपके घर में, तो उनको क्या रहती है, कुछ ना कुछ शिकायत रहती है। क्यों रहती है, एक तो उनका डाइजेशन स्लो हो जाता है। तो जब डाइजेशन ही स्लो हो गया, यानी कि पाचन क्रिया ही क्या हो गई, स्लो हो गई, तो सबसे ज्यादा बीमारियां पेट से ही होती हैं ज्यादातर। अगर आपका डाइजेशन ही ठीक नहीं होगा तो बीमारियां होंगी ही होंगी। तो अगर आपको अपना आने वाला फ्यूचर अच्छा करना है, या आप थोड़े से बड़े जो होंगे बहन भाई आपके, उनका फ्यूचर अच्छा करना है, तो अभी से ही डाइट पे फोकस मारना शुरू कर दो, जंक फूड बहुत कम कर दो। और कुछ बच्चों को होती है रोज चाउमीन खाने की आदत, मोमोज खाने की आदत, है किसी को। सबसे ज्यादा खतरनाक है चाउमीन यानी कि नूडल्स। सबसे ज्यादा खतरनाक है नूडल्स। तुम ही खाती हो। चलो, कैंसर कॉजिंग क्या है, ये एजेंट्स है, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। देखो, हमारे लाइफ स्टाइल में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो हम गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। थोड़ी चीजें तो हम यहीं पर देख लेंगे अब एजेंट्स पे। यही एजेंट्स आपके क्या होंगे, 3 टाइप्स के होंगे। कितने टाइप के होंगे भाई, 3 टाइप्स के होंगे। फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स। चलो बस कर दो। और नूडल्स तो हमें खाने भी नहीं है। प्रोसेस देखना नूडल्स कैसे बनते हैं। आटे के खा सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं। और वो जो डार्क कलर की चाउमीन आती है, सबसे ज्यादा खतरनाक आ गया वो। डार्क कलर की मिलती है ना कहीं कहीं, डार्क ब्राउन सी, सबसे ज्यादा खतरनाक है वो। है वाइट वाइट। मैं कह रही हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो वो खा रहे हैं, सस्ती होती है वो और बहुत ज्यादा स्पाइसी होती है, और उसको खाए जा रहे हैं बस। फिजिकल एजेंट्स में देखेंगे, 15 रुपए की आती है। चलो बस अब फिजिकल एजेंट्स करेंगे सबसे ज्यादा। देखो यहाँ पर फिजिकल एजेंट्स की जब भी बात करते हैं तो रेडिएशंस की बात करते हैं। भाई चुप हो जाओ बस, कितना डिस्कस करोगे। जोया क्या हो गया जोया को, कुछ बात कर रहे हैं। हाँ, नूडल्स सभी खाते हैं, है ना। सिगरेट क्यों बन रही है।
अल्कोहल क्यों बन रही है? बन रहा है भाई, बिक रहा है, जबकि सिगरेट के उस पे लिखा हुआ होता है डब्बे पे, पूरा अच्छे से लिखा हुआ होता है, फोटो भी दिया हुआ होता है गुटखे पर भी और सिगरेट पर भी, फिर भी लोग खाए जा रहे हैं। आप तो नहीं खाते गुटखा कोई, सिगरेट अभी तो ट्राई की हो थोड़ी। लड़कियां तो नहीं पीती भाई सिगरेट्स। जितने भी ये बड़े बड़े शहर है ना, यहाँ लड़कियां भी पीती हैं बहुत सिगरेट्स। दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून। ट्राई की ना। अब जो पी रहे हैं वो तो नुकसान है ही उनके लिए तो, लेकिन जो उस धुएं को इनहेल करना है ना, वो भी नुकसान ही देता है बहुत ज्यादा। इसीलिए पब्लिक प्लेसेस पर लिखा हुआ होता है कि यहाँ पर सिगरेट्स वगैरह, स्मोकिंग वगैरह ना करें। खैर, रेडिएशंस में देखेंगे, दो तरह की रेडिएशंस होती हैं। हाँ, देखो इधर देख लेते हैं। रेडिएशन दो तरह की होंगी, एक होगी आयोनाइजिंग रेडिएशंस और दूसरी कैसी होंगी, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस में कौन कौन सी रेडिएशंस होती हैं? एक्सरेज और गामा रेज। कौन कौन सी होती हैं? एक्सरेज और गामा रेज। एक्सरे कराते हैं बहुत से पेशेंट्स, क्या कराते हैं जिनको भी प्रॉब्लम होती है, एक्सरे कराते हैं वो। तो एक साल में लिमिटेड वो होता है कि आप 4 टाइम्स या 6 टाइम्स ही करा सकते हो एक्सरे। उससे ज्यादा अगर आप कराएंगे तो उस रेडिएशन से आपको क्या भी हो सकता है, कैंसर हो सकता है। क्लियर है भाई बात? एक्सरे कराने से मैडम जी, ज्यादा एक्सरे करा, आई एम सेइंग ज्यादा एक्सरे कराने से। कितना ज्यादा? हाँ, क्योंकि रेडिएशंस है ना ये, क्या है ये, खतरनाक रेडिएशंस है। अब ये देखो ओए, अब देखो जब एक्सरे होता है तो एक्सरे में क्या शो होता है? एक्सरे में क्या शो होता है? हड्डियां। अब हम कितनी भी टॉर्च लेकर या मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर अपने हाथ पे रख दें, हमारी हड्डियां नहीं होंगी शो, या होंगी? तो वो कितनी खतरनाक रेडिएशन होंगी जिससे हमारी हड्डियां शो हो रही हैं अंदर तक की, बिल्कुल। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो 4 या 5 टाइम्स या अब ज्यादा से ज्यादा 6 टाइम्स, अगर एक साल में 6 टाइम्स क्या करा लिया, एक्सरे करा लिया, तो अब तो क्या है, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा करा लिया, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 10 टाइम्स, किसी किसी को प्रॉब्लम होती है भाई एक्सरे कराना पड़ता है, तो वो कराना नहीं चाहिए। क्यों क्यों नहीं कराना चाहिए? क्योंकि कैंसर होने के हाई चांसेस हो जाते हैं उनको। अब आते हैं नॉन आयोडाइजिंग, सॉरी, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस पर। किस पर? हम्म, इसमें आएंगी यूवी रेज। ये इतनी खतरनाक नहीं होती है। जैसे सूरज से मिल रही है हमें यूवी रेज, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज। अब कोई भी वही बोलेगा नहीं, चुपचाप बैठे रहो तो ही, वरना सीट चेंज कर दूंगी तुम्हारी। बाद में कर लेना बातचीत दोस्तों से, उन्हें भी पढ़ना दो। देखो अब नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस में यूवी रेज आती हैं। यूवी रेज कौन सी होती हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज। कहाँ से मिलती हैं ये हमें? हाँ, सन से मिल रही है, लेकिन हमारी अर्थ पर एक ऐसी लेयर है जो इनसे प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है। वो कौन सी लेयर है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में होल हो चुका है। कोरोना के टाइम पर वो क्या हो रहा था, होल हील होता जा रहा था, लेकिन पॉल्यूशन की वजह से वो ओजोन लेयर बड़ा होता चला जाता है, तो वहां से क्या आती है, डायरेक्ट यूवी रेज आती हैं। किस पर? अर्थ पर। अब उस अर्थ पर कहाँ, पर्टिकुलर एरिया में जहां पर भी आ रही है और लोग प्रेजेंट होंगे, तो क्या होगा, उन्हें स्किन कैंसर हो जाएगा। या फिर सॉरी, गर्मियों में देखा होगा आपने, सर्दियों में तो सभी धूप लेते हैं, गर्मियों में जब शिद्दत वाली गर्मी पड़ती है तो इस धूप से बचाव करते हैं। क्यों करते हैं? इसका स्किन क्या ना हो जाए, डार्क ना हो जाए, सन बर्न ना हो जाए, टैनिंग ना हो जाए, या फिर आपको चक्कर ना आ जाए।
और जब पीक पर होता है तो वो पीक पर क्यों मना करते हैं कि भाई धूप में तब उस टाइम ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, ज्यादा गर्मियों में? ऐसी रेज आती है ना, यूवी रेज आती हैं, तो वो डायरेक्ट क्या कर देती हैं, हार्म पहुंचाती हैं। बस बात खत्म है ये। तीनों की तीनों रेज ही क्या करेंगी, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में इनको क्या करेंगे, यूज करेंगे अपनी बॉडी के ऊपर, तो वो नुकसान ही नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है भाई। किसी किसी के सनबर्न रहता है, फेस बर्न हो जाता है बहुत ज्यादा, तो बहुत दिक्कतें होती हैं गर्मियों में। तो गामा रेज भी इतनी ही क्या है, हार्मफुल है। लेकिन गामा और एक्स रेज को हम आयनाइजिंग रेडिएशंस बोलते हैं, और सिर्फ अकेले यूवी रेज को हम क्या बोलते हैं, नॉन आयनाइजिंग बोलते हैं। तो अगर आपको मैच द फॉलोइंग में क्या आ जाए, इन तीनों में से कोई ऑप्शन एक लिखा हुआ हो किसी और चीजों के साथ, और इधर ऑप्शन में क्या लिखा हुआ हो, आयनाइजिंग या नॉन आयनाइजिंग, तो आप सही मैच कर दोगे, सही टिक कर दोगे। सिली सिली मिस्टेक्स कर रखी है टेस्ट में भी, हाँ तो पता नहीं क्या क्या करके आओगे एग्जाम में। कान खोल कर सुन लिया करो और दिमाग खोल कर भी। दूसरा है शार्प टीथ। आप कहोगे कि मैम ये शार्प टीथ किस तरीके से करेंगे भाई? पहले जमाने में क्या होता था, हमारे टीथ में क्या होता था, शार्पनेस होती थी। कौन से उसमें टीथ में होती थी, इंसिजर्स में, कैनाइंस में, प्रीमोलर्स में या मोलर्स में? कैनाइंस में। अभी भी कोई मूवीज या कोई सीरीज आती है और उसमें हाँ हॉरर कोई वेम्पायर वगैरह दिखाते हैं, तो आपकी कैनाइंस को क्या कर देते हैं, वो बड़ा कर देते हैं, लंबा कर देते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा पॉइंटेड से कर देते हैं। तो अगर अब की डेट में भी क्या होगा भाई, कैनाइंस अगर प्रेजेंट है कैसे वाले, शार्प वाले, तो भी आपको कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। क्यों? क्यों है? कैंसर से इससे क्या है बताओ, वही तो पूछ रही हूँ, क्यों ऐसा हो सकता है भाई? वो जो पॉइंटेड टीथ होगी वो बार बार आपके यहाँ पर लगेंगे, जिससे जख्म रहेगा, कुछ भी आप खाएंगे या जर्म्स जाएंगे वो उसके अंदर जाएंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो ज्यादातर ऐसा इन्फेक्शन कॉज कर देता है कि कैंसर बन जाता है। ठीक है। वो तो बाकी टीथ लगते हैं क्या, बाकी टीथ भी लगते हैं। टीथ में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है ना इनामल की, तो वो तो भाई वो जख्मी रहेगा ना आपके। कैनाइन टीथ अगर प्रेजेंट होंगे पॉइंटेड वाले शार्प वाले, तो वो आपके इतने ही बड़े होंगे। अब वो अगर अलग बात है कि आपने डेंटिस्ट के पास जाकर उन टीथ को ही सफाया करवा लिया। मैं कह रही हूँ अगर प्रेजेंट होंगे शार्प वाले, तो वो जो इवोल्यूशन आता चला गया है ना, वो हमारे बेनिफिट के लिए आता चला गया है। तभी तो कैनाइंस वाले वो जो हमारे टीथ हो गए हैं वो अभी भी पॉइंटेड है, लेकिन वो अब इतने पॉइंटेड नहीं है और इतने लंबे नहीं है जितने पहले होते थे। पहले ज्यादा होते थे ना, तो वो बार बार जब जख्म करते रहेंगे तो वो इन्फेक्शन कॉज होगा ना, होगा कि नहीं होगा? और देखो फिर, सपोज करो बड़े बड़े हैं, कोई एक्सरे करा रहा है, यूवी रेस पड़ रही हैं, तो वो डायरेक्ट क्या जा रहा है, उसके अंदर जा रहा है ना, स्किन की लेयर उस पर रही है, तो क्या होगा, इन्फेक्शन कॉज होगा या नहीं होगा? अब सर्दी हो रही है, कुछ जगह पर ठंडे बहुत ज्यादा इलाके होते हैं, जैसे हमारा इलाका है ठंडे में आता है, लेकिन हमारे से ज्यादा भी तो ठंडे इलाके होते हैं, लाइक मसूरी या फिर शिमला मनाली कश्मीर वगैरह इट एक्स्ट्रा। तो वो बड़े बड़े से आगे ब्लैंकेट टाइप से डाले रखते हैं, चादर टाइप सी मोटी सी, और उसमें अपने पेट पर एक क्या बांध कर चलते हैं, अंगीठी टाइप सी बांध कर चलते हैं। हाँ उसे आप कुछ भी बोल सकते हो, है कंगड़ी या कंगरी बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, कंगड़ी बोलते हैं वैसे उसको। अंगीठी होती है वो, छोटी सी होती है, और पेट पर उसको लगा कर चलते हैं ताकि उनकी बॉडी वार्म रहे और उन्हें हीट मिलती रहे। लेकिन जो भी उससे हीट से क्या हो रहा है, स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस स्मोक से क्या हो जाएगा, उनको कैंसर हो जाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है भाई। सुना है भाई ये वाली चीज अब तक? सुनी है क्या ये अब तक चीज? मेरी बात सुनो भाई, अंगीठी में कोई भी चीज जलेगी तो
तो जब कोई चीज जलती है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। जैसे भी कोई भी चीज जलती है उससे कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें ज्यादा मिल रही है, ज्यादा हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड ही हम रिलीज कर रहे हैं, वो ही हमें मिल रही है, तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी। और कुछ टाइम पर ऐसा होगा कि वो सही से क्या नहीं होंगी, अंगीठी में जो भी चीज मटेरियल डला हुआ है वो ठीक तरीके से जलेगा भी नहीं, तो वो प्रॉपरली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने की जगह क्या कर देगा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर देगा। वो तो खुद ही हैजार्डस गैस है हमारे लिए। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। क्या? फिजिकल एजेंट्स खत्म हो गए यहीं पर। सोहित खड़े हो जाओ। कॉपी तो निकली भी नहीं होगी ना, पेन निकला हुआ होगा, है ना? क्या बोला है मैंने तुम्हें? खड़े हो जाओ और विद बैग खड़े होना। आगे आ जाओ। यहाँ आ जाओ, इसके पास जाती। पूरा बैग ले आओ आगे। और अब तुम्हारे ना चाटे पड़ेंगे, टाइम वेस्ट कर रहे हो टोटली। नीट का फॉर्म आ चुके हैं कल। किसने कर दिए फिल? किसी ने भी नहीं। वही जल्द से जल्द कर दो फिल, ठीक है? क्योंकि डिले करते करते फिर वो बिल्कुल लास्ट डेट आ जाती है। वो लास्ट डेट कौन सी है? काफी टाइम है वैसे तो, अभी 8 मार्च है। 8 मार्च है लास्ट डेट। केमिकल एजेंट्स देखेंगे या पहले बायोलॉजिकल एजेंट्स देखो? केमिकल ही देख लेते हैं पहले। कैसे बनाओगे? हमारे गाँव और देख और हो गया। सभी के पास विद डेट वाले फोटोज होने चाहिए, प्रॉपरली खींचे हुए होने चाहिए फोटोज। सारे डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं आपके, तैयार रखना बस उनको। फोटो के नीचे नाम होना चाहिए और डेट, ठीक है? हाँ, वो सब बता देंगे, बाद में बता देंगे, अभी देख लो यहाँ पर। अब देखो कुछ लोगों को क्या होती है, एक वो होती है पैसा बचाने का या फिर सही से चीजों को इस्तेमाल करने का, एक क्या होता है, भूत सवार होता है। इस चक्कर में वो क्या कर लेते हैं कि जो अगर थोड़ा बहुत जिसमें फंगस लग जाती है फूड में, वो भी वो लोग खा लेते हैं। ठीक है? फंगस, व्हाट इज फंगस? सुई लग जाती है जिसमें, है ना? जैसे खाने में, ब्रेड में, तो कभी कभी क्या होता है कि ब्रेड में हल्की हल्की सी सुई लगी हुई होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं। मुझे नहीं पता, वही समझ में नहीं आता वो उनके गले के नीचे से कैसे उतरती है। ठीक है? आई डोंट नो दिस, तो वो गलत कर रहे हैं। क्या बोलो? हाँ, तोड़ के खानी चाहिए। वो जो एक बड़ा सा पीस ऊपर रखा हुआ होता है ना, ब्राउन ब्राउन सा ऊपर से, वो एडिबल फंगस है, वो अच्छी फंगस है, वो खाने वाली। एक ही है। और एक वो टोड से होता है, मशरूम ही सुना है वैसे मैंने, जो खाई जाती है। हाँ, वो छतरी सी हमारे यहाँ तो बनती नहीं है, कुछ लोगों के यहाँ पे बनती है, वो मशरूम खाई जाती है। और अगर किसी के यहाँ बनती भी नहीं है, तब भी पिज्जा में आते हैं डले हुए वो मशरूम छोटे छोटे से, उसमें तो पिज्जा में तो खा ही लेते हैं कुछ लोग। अब मुझे रेट ना बताओ, मुझे पहले ही बहुत दिन हो गए पिज्जा खाए हुए। चलो, चलो देखो इधर, केमिकल एजेंट से क्या होता है कि अगर
केमिकल एजेंट्स में अगर फंगस किस पे लगी हुई हो, ब्रेड पर, तो हम उसको क्या बोलते हैं भाई? ब्रेड मूल्ड बोलते हैं उसको। कौन सी फंगस होती है? कौन सी फंगस होती है इस पर लगी हुई? आर से है नाम। ब्रेड के ऊपर कौन सी फंगस लगी होती है? कौन सी फंगस लगी हुई होती है ब्रेड के ऊपर? राइजोपस। हाँ जी, इनके भी नाम होता है और ये आपने पढ़ रखे हैं। इसमें क्या होते हैं, कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम? एफ्लाटॉक्सिन्स। क्या बोलते हैं? एफ्लाटॉक्सिन्स बोलते हैं ये। ठीक है, ये जो टॉक्सिन्स हैं, एफ्लाटॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स मतलब जहर, ये ही क्या करेंगे? कैंसर प्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले तो खराब खाना खाने से क्या होगा? आपको फूड पॉइजनिंग होगी। लेकिन अगर आप हरकत से बाज नहीं आएंगे तो क्या होगा? कैंसर प्रोड्यूस हो जाएगा फिर। ठीक है, तो कभी भी ब्रेड खाते हुए वो उसको ब्रेड के पीसेस को बचाने के चक्कर में कि भाई ये क्या हो जाएगी, वेस्ट जाएगी, हम इसको खा ही लेना है, हल्की सी तो फंगस लगी हुई है, हटा देते हैं बस इसको। भाई उसकी भी तो जड़ें फैली हुई होंगी राइजोपस की, या नहीं फैली हुई होंगी? ठीक है, वो फैला हुआ होगा ना, कहीं से हमें दिख रहा होगा जहां पर ज्यादा ग्रो कर गया, कहीं पर हमें नहीं भी तो दिख रहा है। अगर आपने वो अलग पार्ट, कभी कभी क्या होता है गलती से खा लेते हैं ना, कुछ ऐसा खा लेते हैं गलती से जिससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो आपको आंखों से तो नहीं दिखता ना कि फंगस लगी हुई है या वो खराब है, लेकिन वो एक्चुअल में होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं? उस पर अटैक कर रहे हैं ना, जो आपको नहीं दिख रहे हैं। तो ज्यादा बासी खाना भी नहीं खाना चाहिए। समझ में आ गई बात? अच्छे से सेकंड देखो अब। आ जाओ भाई, हुक्का वालों आ जाओ। कौन कौन पीता है हुक्का? कोल तार। कोल तार सड़क बनाने में यूज होता है, तार कोल बोलते हैं जिसे आप। अब आप कहोगे मैम आपने यहाँ कोल तार क्यों लिख दिया, इसको थोड़ी ना खाएंगे हम। लेकिन कहीं ना कहीं आप इसको इनहेल तो कर रहे हो। इसकी फॉर्म में, हुक्के की फॉर्म में, हुक्के की फॉर्म में इसको इनहेल कर रहे हो आप। भैया आप कोई सा भी फ्लेवर रख दो ऊपर, कोयला रख दो, वो जो कोयला है, कॉइल है, वो क्या कर रहा है? आप उस हुक्के में नीचे पानी पानी होता है ना, उस हुक्के में नीचे पानी है, ऊपर क्या है? ऊपर कॉइल रखा हुआ है जो सिंधड़ रहा है, यानी कि जिसमें क्या मतलब वो अंगारे टाइप रखा हुआ है ऊपर। तो जो भी आप स्नॉट कर रहे हो, स्नॉट करते हो ना आप, स्नॉट या फिर इनहेल करते हुए एक वो गश लगाते हो या सुट्टा मारते हो, वट एवर इट इज। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? वो फ्लूइड ऊपर उठ रहा है, वो फ्लूइड ऊपर उठ रहा है, ऊपर से क्या आ रहे हैं? गैसियस फ्यूम्स आ रही हैं, वो आ रहे हैं, वेपर्स आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं? अब वो वेपर्स उसको भी क्या कर रहे हैं? वेपर की फॉर्म में कर रहे हैं कन्वर्ट। तो उसका और उसका, यानी कि कॉइल का और पानी का वेपर की फॉर्म में एक तरीके से मीटअप हो रहा है, और वही आप क्या कर रहे हो? तो उससे क्या होगा? लंग कैंसर है। भाई देसी में भी यही है, देसी में कोयला नहीं डलता। मुझे नहीं पता, हुक्का भाई डेंजरस ही है। भाई सिगरेट्स का पता होता है, सिगरेट्स भी डेंजरस है, हुक्का भी डेंजरस है। लेकिन आई एम सेइंग दोनों का कंपैरिजन में कि अगर आप सिगरेट पी रहे हो, 1 पीली, 5 पीली, 10 पीली, पता है आपको कितनी भी है। हुक्का तो 2-3 घंटे भाई पिए ही जा रहे हो, बस पिए ही जा रहे हैं सबके सब, एक ही उससे पिए जा रहे हैं। किसी को कैसी प्रॉब्लम है मुंह की, किसी को कैसी प्रॉब्लम है। अनहाइजीनिक तो वो पहले से ही वहीं पर ही दिख जाएगी वो वाली चीज। और शादियों वगैरह में क्या होता है, अलग से सेटअप बनाए जाते हैं, रखे हुए होते हैं, चलो वहां पर 5-10, लेकिन पूरी दुनिया उसी से ही पी रही है जो भी वहां पर। बिल्कुल। देखो अब नेक्स्ट चीज है मस्टर्ड गैस। बिल्कुल। हराम नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, जिस भी चीज से आपको नशा हो रहा है और वो आपकी हेल्थ के लिए बेकार है, तो वो आपको लेनी ही नहीं है, वो तो फिर हराम ही हो जाएगी। अब क्या?
जो भी चीज से आपकी हेल्थ खराब हो रही है, ठीक है, जो भी चीज XYZ लेने से आपकी क्या हो रही है, हेल्थ खराब हो रही है, तो वो तो क्या है, एक तरीके से हराम में ही आएगी कि भाई आप जानबूझकर अपनी हेल्थ को क्या कर रहे हो, खराब कर रहे हो। लेकिन वो जो हलाल और हराम थिंग्स होती हैं इस्लाम के अंदर, वो अलग कैटेगरीज में होती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, सिगरेट्स पीने वाले भी जाकर नमाज पढ़ रहे हैं, हुक्का वाले भी जाकर नमाज पढ़ रहे हैं, गुटखा खाने वाले भी जाके, लेकिन ड्रिंक करने वाले नमाज नहीं पढ़ सकते जाकर, तो इसका अलग लॉजिक है। तो पहुंच जाओ। नेक्स्ट आता है मस्टर्ड गैस। सुना है ये मस्टर्ड गैस, क्या होता है इसमें? भाई नई चीज है ये, सुनो। भाई देखो, आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़कर आए हैं, वहां पर आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनिटेलिया था, क्या था, वेजाइना। तो वेजाइना के आसपास अगर आप सोप्स का यूज करते हो, किसका यूज करते हो, सोप्स का यूज करते हो, तो वहां पर जो भी न्यूरोमस्कुलर क्या है, नर्व एंडिंग्स हैं, जंक्शंस हैं, जो भी नर्व्स वहां पर प्रेजेंट है, वो डायरेक्ट माइंड में सिग्नल पहुंचा रहे हैं। तो देखो वो एसिडिक जगह है, वो कैसी जगह है, आप उस एसिडिक जगह को एकदम से क्या दे रहे हो, बेसिक मीडियम दे रहे हो। तो जहां पर एसिड और बेस एकदम से मिलते हैं आकर, वहां पर तो क्या होगा, सॉल्ट तो बनेगा ही केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, लेकिन क्या होगा, नुकसान भी होगा। क्या होगा, इसीलिए जो इंटीमेट वॉशेस आते हैं वो अलग आते हैं और उन्हीं को यूज करना चाहिए। अपने प्राइवेट पार्ट्स पर यानी कि इंटीमेट एरिया पर क्या नहीं यूज करना चाहिए, सोप्स वगैरह यूज नहीं करने चाहिए। वहां पर ये वाली गैस प्रोड्यूस होती है जो कि आपको सेंस भी नहीं होती है, जो कि सेंस भी नहीं होती है, लेकिन यूट्रस कैंसर बन जाता है। कौन सा कैंसर बन जाता है, यूट्रस कैंसर। अब देखो गर्मियां आएंगी, गर्मियां आएंगी, सबके पास बॉटल्स होंगी, वाटर बॉटल्स, लोहे की नहीं प्लास्टिक की, सबके पास प्लास्टिक की होती है, किसी के पास पतली वाली प्लास्टिक होती है, किसी के पास मोटी वाली प्लास्टिक होती है, होती प्लास्टिक की बॉटल्स हैं। अब आप वैसे उसमें कांच की बॉटल तो यूज करके नहीं घूमोगे, कैरी करके नहीं घूमोगे, ठीक है, तो उसका तो आपको खौफ ही इतना रहेगा टूट ना जाए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, थर्मोफ्लास्क वाली बॉटल्स यूज करते हैं, वो बेटर है, वो क्या है, बेटर है, ठीक है। लेकिन जो प्लास्टिक की बॉटल यूज कर रहे हैं, स्पेशली कौन सी, वो कोल्ड ड्रिंक्स वाली बॉटल्स, कैंसर कॉजिंग है प्लास्टिक। सब चीजें जोया पर पॉइंट आउट हो रही है। हाँ मखा, हाँ मखा होता है बेसिकली। चुप हो जाओ, सभी करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी, भाई उसको एक दो बार यूज कर लिया, फिर वो एक दो बार यूज नहीं करते, पीछे नीचे से पीली हो जाएगी वो बॉटल, लेकिन उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, है ना। जबकि वो पीली नीचे से क्यों हो रही है, क्योंकि आप टैप वाटर यूज कर रहे हो, उसमें आरओ के पानी से कभी वो नीचे से पीली नहीं होगी बॉटल, नोट करना है ये जाकर, ठीक है। अब देखो दूसरी बात, वो जो बिस्लेरी की बॉटल्स आती हैं, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स आती हैं, उनकी बहुत बारीक प्लास्टिक होती है कि नहीं, जितना भी वाटर पैकेजिंग फॉर्म में आता है उनकी बॉटल्स का प्लास्टिक कैसा होता है, बहुत बारीक होता है। अगर आप उसको धूप में रख दोगे, जैसे कोई बीमार हो रहा है, कहीं से आपने ठंडा पानी भर लिया, ठीक है, फ्रिज का नहीं, ठंडा पानी वैसे ही भर लिया, ठीक है। अब आप वो ठंडा पानी नहीं पी रहे हो, सपोज करो चलो फ्रिज का ही भर लिया, कि हमारे पास तो ठंडा पानी है और हमें कोल्ड वगैरह हो रहा है या सर में दर्द हो रहा है, हम ठंडा पानी नहीं पियेंगे, हमें दवाई खानी है तो भी हम ठंडा पानी नहीं पियेंगे, हमारे पास तो ठंडा ही पानी है। कुछ लोग क्या करते हैं, जानबूझकर उसे धूप में रख देते हैं बॉटल को। तो क्या होता है, धूप में रखने से बॉटल को प्लास्टिक पिघलती है और वो वाटर के अंदर आ जाती है। तो कौन सा ये सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, बिस्फिनोल ए। कौन सा प्रोड्यूस होता है, जितना प्लास्टिक पतला होगा उतना ही वो गलेगा। गर्मियों के सीजन में जितना प्लास्टिक पतला होगा उतना ही वो क्या होगा, गलेगा। जो सिंगर्स होते हैं ना, सिंगर्स होते हैं, या फिर हर एक स्कूल में एक म्यूजिक टीचर होता है, वो कभी भी प्लास्टिक की बोतल से पानी नहीं पिएगा, उसे अपना गला खराब होने का खतरा रहेगा ना, तो पहले तो गला ही खराब होगा ना उसे। तो जितने भी लोग ये कोल्ड ड्रिंक वाली बॉटल्स में पानी भरकर पीते हैं ना, अवॉइड देम इन गर्मी, ठीक है, खासकर इन गर्मी। और
और पतली वाली प्लास्टिक देखो, अब कोई ट्रैवल कर रहा है बैग में साइड में डाल लेता है बॉटल्स को, तो वो तो खुद ही हीट अप हो जानी है, खुद ही हीट अप हो जानी है। तो गर्मियों में कभी भी देखो लाइफ स्टाइल आ रही है हमारी, डाइट तो थी ही थी, ये अब सारी क्या चल रही है, देखो डाइट की सिर्फ एक बात हुई है यहाँ पर, बाकी सारी लाइफ स्टाइल की ही बात है कि नहीं, लाइफ स्टाइल की बात। तो लाइफ स्टाइल हमारा ठीक होना बहुत ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पतली प्लास्टिक क्या होगी, पतली प्लास्टिक गलेगी, ठीक है। धूप में रखने से। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, घर का खाना नहीं खाते, भाई कभी ना कभी घर का खाना नहीं खाते, सभी हैं ऐसे बाहर का खाना खाते हैं। सपोज करो बाहर से क्या ले आए, कुछ भी खाना ले आए, चाहे वो वेज में लेकर आए, स्नैक्स लेकर आए, कुछ भी लेकर आए, अब सपोज करो वो खाना एल्युमिनियम फॉइल में है, तो एल्युमिनियम फॉइल भी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। गरम खाना कभी भी एल्युमिनियम फॉइल में नहीं डालना चाहिए। क्यों? यही वाला केस है, यही वाला केस है, एल्युमिनियम पिघलकर उस खाने में आ जाएगा। हर एक चीज, हर एक एलिमेंट हमारी बॉडी में एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में गोल्ड और सिल्वर भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पूरी की पूरी ज्वेलरी खा रखी है गोल्ड की। वो तो खाना चाहिए लिमिटेड अमाउंट में, मैं कह रही हूँ। अब ये नहीं है कि मैंने अभी क्या बोला है कि ऐसा नहीं होगा कि हम पूरी की पूरी ज्वेलरी खा जाएंगे। वो एक बहुत चांदी का वर्क जो होता है, वो एक बहुत पतला क्या होता है, एक लेयर होती है, और बहुत कम अमाउंट का होता है वो। हमें ही तो लगता है कि भाई इतना सारा चांदी का वर्क है, लेकिन वो भी लिमिटेड अमाउंट में खाना चाहिए, तो ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो एल्युमिनियम फॉइल हो गई इसमें, तो ये सब क्या हो जाते हैं भाई, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं ये, ऑक्सीडाइज होने की वजह से हमारे खानों में आ जाती है। तो कहीं पर भी जिस भी रेस्टोरेंट में एल्युमिनियम फॉइल में दिया जाता हो, तो आप वहां से वो वाला खाना नहीं लेकर आए, अपना बर्तन ले जाओ भाई, अगर खाना ही है इतना ही बाहर का। हाँ, वो तो अलग से रैप्स चल चुके हैं, और कुछ ऐसे जैसे शावरमा खाते हो आप, खाते हो रैप्स, खाते हो पनीर के रैप्स, खाए नहीं कभी? तो अगर आप रेस्टोरेंट्स के कभी रैप्स वगैरह खाते हो, तो वो किस में देते हैं, बटर पेपर में ही जो देंगे वही खाने हैं। जहां पर भी एल्युमिनियम फॉइल में कोई भी खाना मिलेगा वो नहीं खाना है। और आप सब भी अपने घरों में एल्युमिनियम फॉइल यूज करना बंद कर दीजिए। अगर आप ठंडी चीजों के लिए यूज कर रहे हैं एल्युमिनियम फॉइल, लाइक आइसक्रीम वगैरह के लिए, ठीक है, कोई भी सामान डेजर्ट वगैरह फ्रिज में कवर अप करने के लिए, तो इट इज ओके। गरम खाने के लिए बिल्कुल यूज नहीं कर, ठंडे खाने में आप यूज कर सकते हो एल्युमिनियम फॉइल। अब देखो कुछ लोग काम करते हैं प्रोफेशनली, कुछ लोग कैसा काम करते हैं भाई, लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी का डस्ट उड़ता है, ठीक है, लोहे का काम करता है, लोहे का डस्ट उड़ता है, लेकिन वो डस्ट जो लोहे का होता है वो ज्यादातर भारी होता है, वो नीचे गिर जाता है जमीन पर। कुछ लोग पत्थर कटाई का काम करते हैं, है ना। ऐसे ही एक चीज होती है एस्बेस्टोस, क्या होती है, क्या होती है भाई, तो वो जो पत्थर वाला, वो जो पत्थर वाला भी मैंने एग्जाम्पल दिया है ना, वो ही क्या होती है, एस्बेस्टोस डस्ट होती है। वही क्या होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर पढ़ा था फीमेल वाला, उसमें लास्ट में दिए होंगे कुछ डिसऑर्डर्स, तो वो क्या करेंगे, केयरफुली मास्क लगाकर वर्क करेंगे। जो केयरफुली मास्क लगाकर वर्क नहीं कर रहा है, वो एक तरीके से क्या कर रहा है, अपने ही हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है। पैसे तो कमा रहा है वो, ठीक है, लाइवलीहुड तो कमा रहा है, लेकिन अपने ही आपको क्या कर रहा है, वो नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है भाई, ठीक है जी। मार्बल का बहुत बारीक डस्ट उड़ती है, और उस बीमारी को बोलते हैं, इसकी वजह से जिसको पेशेंट को कोई बीमारी हो जाएगी, एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस होती है बीमारी। सांस लेने में प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, लंग्स में पार्टिकल्स पहुंच जाते हैं, और वही चीज अगर लंबे समय तक यही काम करते रहे हम, और बिना केयरफुल के बजाय करते रहे, तो क्या हो जाएगा, एक टाइम आएगा कैंसर प्रोड्यूस हो जाएगा। कौन सा, लंग कैंसर, ठीक है भाई, कौन सा कैंसर प्रोड्यूस हो जाएगा, लंग्स कैंसर, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स में। इसमें आ जाते हैं अलग उस पे ही कर लेते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स देखेंगे अब। बायोलॉजिकल एजेंट में देखो यहाँ पर वायरसेस हो गए। कुछ वायरसेस भी क्या कर देते हैं, कैंसर कॉज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैंसर कॉज कर देते हैं। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ओनको वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओनको वायरस। क्या बोलते हैं, ओनको वायरसेस या फिर ओनको वायरस। ठीक है। अब दो बीमारियां हैं यहाँ पर। कौन कौन सी बीमारी है, दो बीमारियां। मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट लेक्चर में, हेपेटाइटिस नाम की बीमारी किसकी होगी, लीवर से रिलेटेड होगी। और कितने तरह की होगी, 5 तरह की होगी। कितने तरह की होगी, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई। हम किसकी बात कर रहे हैं, ओनली बी की। जरा बताना ये इन्फेक्शियस डिजीज है या नॉन इन्फेक्शियस है। ये देखो इन्फेक्शियस डिजीज है, लेकिन हम पढ़ किस में रहे हैं, नॉन इन्फेक्शियस में। किस में पढ़ रहे हैं हम, इसमें क्या होगा, लिवर सिरोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो कि क्या है, खुद ही लीवर कैंसर। खुद ही के क्या क्या बता रहा है हमें, लिवर सिरोसिस। सिरोसिस क्या है, ये लीवर का कैंसर है। ठीक है, बहुत खतरनाक बीमारी होती है, एक दूसरे से लगती है। और अगर किसी को हो जाएगी तो ज्यादातर 95% पेशेंट्स ठीक नहीं हो पाते हैं इसमें। ठीक है, 95% इस बीमारी से ठीक नहीं हो पाएंगे। एक होगा आपका ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। किसमें पढ़ा था ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, याद करो। हाँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा था ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्या कॉज कर रहा था, ये कौन सी बीमारी कर रहा था अभी, जेनाइटल वॉर्ड्स। अब याद करो, मैंने आपको वॉर्ड्स बताया था। क्या वॉर्ड्स क्या होते हैं, वॉर्ड्स क्या होते हैं भाई, मस्से। मस्से हो जाते हैं ना, मस्से नेक पर हो जाते हैं, गुठलिये गुठलिये टाइप सी, वे मस्से ही तो होते हैं। उन्हें वॉर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें। और अगर जेनाइटल एरियाज में क्या हो रहे हैं, वो वॉर्ड्स हो रहे हैं, तो उनको जेनाइटल वॉर्ड्स बोलेंगे। और उसको कौन कॉज कर रहा है, ये वाला वायरस कॉज कर रहा है, दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है भाई, अब देखो सैलिसिलिक एसिड सुना है आपने, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड सुना है, एक सैलिक एसिड भी होता है। एक क्या भी होता है, सैलिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है। अब देखो आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स में वाले आप एड्स देखो, या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के थोड़े बहुत रील्स वगैरह अगर देखो, तो वो बड़े सारी चीजों के नाम लेते हैं, लाइक नियासिनामाइड, सैलिसिलिक एसिड, हियालुरोनिक एसिड, है ना, ऐसा सा नाम होता है। ये वाले होते हैं विटामिन सी सीरम। ये सब कुछ क्या करने चाहिए, एक पर्टिकुलर एज के बाद स्टार्ट कर देने चाहिए लगाने के लिए, ताकि आप अपनी एज में जाकर आफ्टर 40 एजड ना लगो। ठीक है, हैं एंटी एजिंग क्रीम भी होती है, बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं। लेकिन आपने ज्यादातर आजकल क्या सुना होगा, सैलिसिलिक एसिड, नियासिनामाइड, और अभी एच से बताया तो मैंने, वो मुझसे लिया नहीं जाता नाम, हियालुरोनिक एसिड, है ना, होता है ना ये वाले सारी चीजें। तो अगर इन चीजों को लिमिटेड अमाउंट में आप अपने फेस पर या बालों वगैरह में यूज करेंगे तो ही बेटर है। अगर आपने इनका ज्यादा यूज कर दिया तो बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही सैलिक एसिड भी क्या करता है, बर्निंग कॉज करता है, और उससे क्या हो जाता है, स्किन कैंसर। क्या हो जाता है उससे, स्किन कैंसर। अगर बहुत ज्यादा सैलिक एसिड स्ट्रॉन्ग अमाउंट में यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा भाई। मस्से हटाने के लिए ये सैलिक एसिड यूज करते हैं। मस्से क्या होते हैं भाई, ये छोटे छोटे से
अरे अपने ही फैमिली में आसपास जो थोड़े एजेड लोग होते हैं, मतलब अपने पेरेंट्स के जैसे ही आप एज में देख सकते हो, उनकी नेक देखना या फेस देखना। मस्सा होता है मस्सा, किसी के एक होता है किसी के दो होते हैं फेस वगैरह पर, वरना नेक पर देखे होंगे आपने, गर्मियों के मौसम में ज्यादातर दिखते हैं वो ही तो है वर्ड्स। अब इतना डिस्कस मत करो इस चीज को, खत्म करो, जल्दी जल्दी करेंगे, चैप्टर फिनिश करना है आज, टाइम है नहीं और इतना। अभी तो बहुत सारी चीजें बच रही हैं। प्रोटोन को जीन्स इसमें ही पढ़ लेते हैं। ऑनको वायरस थे भाई, ऑनको जीन्स थे बेसिकली। बस अब ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स का नाम खत्म कर दो, ये मिलानिन मिलानिन की बातें हो रही हैं जो, बस विटामिन सी यूज करो अभी से आप, और कुछ नहीं यूज करना। और जो साबुन यूज कर रहे हैं प्लीज स्टॉप दैट। मैं फिर कह रही हूँ, आप एसिडिक वाली चीज पर आप क्या लगा रहे हो, बेसिक लगा रहे हो, बेस लगा रहे हो। तो हमारे फेस पे भी क्या है, एक एसिडिक मीडियम होती है, एक कीड़ा होता है हमारे फेस का, एक कीड़ा होता है हमारे फेस का, एक कीड़ा होता है जो हमेशा क्या रहता है, हमारे फेस तक ही रहता है वो। फेस वॉश यूज करने चाहिए लेकिन वो भी ज्यादा मतलब अच्छी क्वालिटी के यूज करने चाहिए। पॉन्ड्स का यूज करती हूँ या वीएलसीसी का। डेटॉल नहीं यूज करना ज्यादा, डेटॉल, डेटॉल तो डेटॉल ही है। क्या साबुन, डेटॉल नहीं यूज करो, मुझे तो पर्सनली पसंद नहीं डेटॉल है। डव नहीं यूज करना, वी हैव टू बॉयकॉट डव। चलो देखो, कैंसर जो कॉज करता है वो ओनको वायरसेस कॉज करता है, और इस पे क्या प्रेजेंट होता है, ओनको जीन्स प्रेजेंट होता है, और ये ओनको जीन्स पहले कैसे होता है, प्रोटो ओनको जीन्स की फॉर्म में होता है, दैट्स इट। क्या है ये, कैंसर कॉजिंग जीन्स है, क्या है ये, कैंसर कॉजिंग जीन्स। मैकेनिज्म देखेंगे कैंसर का, मैकेनिज्म देखेंगे भाई। देखो भाई, अब ट्यूमर से रिलेटेड बात पढ़ेंगे सबसे पहले। ट्यूमर कैसे बनेगा, सपोज करो दीज आर नॉर्मल सेल्स, क्या है ये भाई, नॉर्मल सेल से ही क्या बन गया, सपोज करो कैंसरस सेल्स बन गए हैं। कैसे सेल्स बन गए, यानी कि नॉर्मल सेल्स में ऐसी क्या चीज हुई है जो ये इन्होंने क्या बना दिए, कैंसरस सेल्स को बना दिए, है भाई, क्या हुआ है ऐसा। एक ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, क्या होता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये ट्यूमर सप्रेसर जीन जब क्या हो गया भाई, एक्टिवेटेड हो गया, ये सभी में प्रेजेंट होता है, हम सब में, ये हम सब में क्या प्रेजेंट होता है, एक जीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है ट्यूमर सप्रेसर जीन, टीएसजी। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो नॉर्मल सेल्स किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, कैंसर सेल्स। ठीक है भाई, दूसरा भाई क्या बोलेंगे हम, एपोप्टोसिस। दूसरा क्या बोलेंगे, जब ये एक्टिवेट हो गया तो हम इसको क्या बोलेंगे अब, एपोप्टोसिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे। ठीक है, इसमें भी क्या रहेगा, एक्टिवेटेड फॉर्म रहेगी किसकी, ट्यूमर की या फिर कैंसर की। अब ये जो प्रोटोऑन्कोजीन्स होते हैं ये क्या होते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताइए भाई, ऑन्कोजीन्स कौन से होंगे, कैंसर कॉजिंग जीन्स होंगे,
और ओनको वायरस कौन होंगे? कैंसर कॉजिंग जीन्स होंगे। और प्रोटोओनको जीन्स भी तो अभी मैंने लिखा था, वो क्या होते हैं? ये भी कैंसर कॉजिंग जीन्स होंगे, लेकिन अभी तक हमने जो ये ओनको जीन्स या ओनको वायरस पढ़ा है, ये है एक्टिवेटेड फॉर्म में, ये है इनएक्टिव फॉर्म में। प्रो जिसमें भी लग जाएगा ना, वो इनएक्टिव फॉर्म होगी बायो में। प्रो जिसमें भी लग जाएगा वर्ड में, वो कैसी फॉर्म होगी? इनएक्टिव फॉर्म होगी। ठीक है भाई। हाँ लग रहा था भाई, और प्रो याद करो। सुना होगा आपने प्रोथ्रोम्बिन, है ना? सब वो इनएक्टिव फॉर्म है, सब क्या है वो? इनएक्टिव फॉर्म है। अब सपोज करो ये तो कैंसर बन गया, अब इसको रिवर्ट कर दो, उल्टा कर दो इसको, इसको क्या कर दो? रिवर्ट कर दो। यानी कि ये जो कैंसर सेल्स हैं, इनको हमें कैसे करना है? नॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें इन जीन्स को इनएक्टिवेटेड कर देना होगा। जब ये इनएक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये खुद ही ट्यूमर सप्रेसर जीन कैंसर सेल्स बनाने बंद कर देगा। बंद कर देगा या नहीं कर देगा? जिससे क्या होगा? अब आगे जितने भी सेल्स बनेंगे वो नॉर्मल सेल्स बनेंगे। या फिर वो जो मेटास्टेस सॉरी 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 वो जो कांटेक्ट इनहिबिशन वाली क्या है प्रॉपर्टी है, वो क्या हो जाएगी? वो ठीक हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये आपका पूरा मैकेनिज्म था। पूरा क्या था ये आपका? मैकेनिज्म। प्रॉपर्टीज पर आते हैं हम। किस पर आते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर पर। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले कांटेक्ट इनहिबिशन आ जाएगी। देखो जब कैंसर होगा तो कांटेक्ट इनहिबिशन सबसे पहले यही आएगी प्रॉपर्टी। ये लॉस कर देगी किसको? अनकंट्रोल्ड वाली ग्रोथ को ये क्या कर देगी? लूज कर देगी, जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ रहेगी, यानी कि अनलिमिटेड ग्रोथ चलती रहेगी एक पर्टिकुलर पार्ट पर, और वहीं का क्या बन जाएगा? कैंसर बन जाएगा। और अगर ऐसा कैंसर होगा तो वो क्या होगा? बिनाइन या मैलिग्नेंट? बिनाइन होगा। ठीक है, और अगर स्प्रेड हो जाएगा वो तो क्या होगा? मैलिग्नेंट होगा। जब कैंसर होता है तो हाई डिमांड किसकी रहती है? पेशेंट का मन करता है कि हम बहुत ज्यादा मीठा खा लें। क्या खा लें? मीठा। यानी कि हाई डिमांड रहती है किसकी? हाई डिमांड ऑफ ग्लूकोज। ठीक है भाई। तीसरी चीज, नो एपोप्टोटिक मशीनरी। एपोप्टोसिस पढ़ा है? एपोप्टोसिस एपोप्टोटिक मेटास्टैटिस। मेटास्टैटिस होता है, स्टैसिस होता है? वही बता दो, ये मैं कंफ्यूज हो गई। तो टिस होता है, सिस होता है? चलो जो भी होता है। एंजियोजेनेसिस न्यू वर्ड है, एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस का मतलब क्या होगा भाई? एंजियोजेनेसिस का मतलब होगा क्या? जेनेसिस है ना, जेनेसिस कोई चीज बन रही है, यानी कि फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है वो याद करना है आपने। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। और कौन से सेल्स? ब्लड सेल्स। कौन से सेल्स? ब्लड सेल्स। इमेच्योर होगा, अनडिफरेंशिएटेड होगा कौन? ट्यूमर वाला सेल कौन होगा? तो ये हम सब क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं किसकी? कैंसर की। इमेच्योर और अनडिफरेंशिएटेड। बस एक क्या होगा? मास टाइप सा होगा, अनडिफरेंशिएटेड बोलेंगे हम उसको। उसका हाथ पैर कान नाक कुछ नहीं होगा, गोला सा होगा बस एक। तो कैसा होगा? इमेच्योर। नो डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर्स। कोई भी उस पर डिपेंडेंसी नहीं होगी एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर की। एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर क्या होते हैं? बाहर से अगर किसी की बॉडी बॉडी क्या हो रही है? डेवलप हो रही है, ग्रो कर रही है, तो उससे उसका कोई तालमेल नहीं होगा। ठीक है, बाहर की बॉडी का ग्रोथ इज अलग और उसका ग्रोथ इज अलग। नो क्या बोला था मैंने? डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर। लिख लो भाई इन सबको।
जो नहीं लिखी हुई होगी वो लिख लो चाहे। अब देखो, जब ज्यादा ग्लूकोज की डिमांड है तो ज्यादा एनर्जी की भी डिमांड होगी, तो ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया होगा इसके पास, ज्यादा सेल्स भी तो है भाई। लास्ट क्या होगा भाई? हाई टॉलरेंस, सॉरी, हाई टीलोमेरेज एक्टिविटी। व्हाट इज टीलोमेरेज? हाई टीलोमेरेज एक्टिविटी कौन बताएगा भाई? जोया बताओ क्या होता है ये टीलोमेरेज? मैम टीलोफेज और दिल्ली में ज्यादा कराने की जरूरत। हाँ, चलो अब कैंसर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब कैंसर भी अलग अलग टाइप्स का होता है। अभी तो हमने बिनाइन और क्या पढ़ा था? मैलिग्नेंट पढ़ा था। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कैंसर आर ऑफ 3 टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कैंसर आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से? देखो, एक होगा आपका कार्सिनोमास, एक होगा सार्कोमास और एक होगा ल्यूकोमियास। सार्कोमास, कार्स, ये पहले ये लिख लो, कार्स, कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकेमिया। देखो भाई, अब ये 80 से 85% तक होता है, ज्यादातर यही होता है, ठीक है। और बॉडी का पार्ट भी हमारा ज्यादातर क्या बना हुआ होता है? एपिथेलियल टिश्यू से। तो अगर एपिथेलियल टिश्यू में क्या हो गया, आपका कैंसर हो गया, तो वो ज्यादा खतरनाक होगा या नहीं होगा? क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू से आपका क्या बना हुआ है, बताना जरा। पूरा एलिमेंट्री कैनाल, पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, पूरा यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, तो बहुत सारा का सारा इंटरनल जो एरिया है वो किसका बना हुआ है? एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? हाँ। तो इससे कौन कौन से कैंसर होने के चांसेस होंगे? ब्रेस्ट कैंसर, जो आजकल बहुत हो रहा है सबको। प्रोस्टेट कैंसर, बॉयज में होता है ये सिर्फ गर्ल्स में होगा। और कोलोन कैंसर। कोलोन, व्हाट इज कोलोन? कोलोन क्या होता है भाई? वो कॉर्निया होता है। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और ये कोलोन कैंसर, क्वेश्चन आ सकता है होता कौन से, कहाँ पर है सबसे ज्यादा? यूएसए में होता है ये सबसे ज्यादा। बाकी ये जो 2 कैंसर हैं वो हर जगह ही ज्यादा ज्यादा हो रहे हैं नंबर। सार्कोमास जो होता है वो ओनली 5%। ये कितना होगा? है वहाँ हाँ, फास्ट फूड खाया जाता है ज्यादा। और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सब जगह। हम तो रोटी भी खा रहे हैं, बाहर रोटी थोड़ी ना खाई जाती है। लाइफ स्टाइल। हाँ, ओवन भी क्या है, एक तरीके से हाई रेडिएशंस का खतरा है। तो आजकल वैसे भी सजेस्ट कर रहे हैं ना, एक तो काले बर्तनों में वो जो कौन से होते हैं, नॉन स्टिक, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स जो होता है ना, उनमें भी क्या करते हैं, कहते हैं कि नॉन स्टिक में खाना नहीं खाना चाहिए। बना हुआ खाना, खाना बना हुआ नहीं होना चाहिए नॉन स्टिक में। बॉयज, नॉन स्टिक में खाना बना हुआ नहीं होना चाहिए, और जितना अवॉइड कर सके आप माइक्रोवेव को भी अवॉइड करें। पहले चूल्हे पे खाना बनता था, है ना? क्या होता था, अभी भी बनता है ज्यादातर।
देखो यहाँ पर तो एपिथेलियल टिश्यू आ गया, सार्कोमास में कौन सा टिश्यू आएगा? मीजोडर्म। कौन सा टिश्यू होगा? तो मीजोडर्म से कौन कौन सी बनी हुई चीज है? बोन, मसल, लिम्फ। बोन, मसल, बीएमडब्ल्यू की जगह बीएमएल कर लेना, बीएमएल, बीएमएल, बीएमडब्ल्यू की जगह बीएमएल याद रखेंगे, ठीक है। बोन कैंसर, मसल कैंसर, और ये देखो ये ऐसे कैंसर हैं जो आपने बहुत कम सुने हुए होंगे, इसीलिए देखो 5%। ल्यूकेमियाज होंगे आपके 10 से 15%। इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं इसको? हमारे रिलेटिव्स में एक 5 साल की बच्ची को ब्लड कैंसर है। 5 साल की बच्ची को एक ब्लड कैंसर है। 2 साल से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, पूरा ब्लड चेंज होता है भाई। अब ब्लड डोनर चाहिए। मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर ब्लड चेंज होता है उनका, ठीक है भाई। तो काफी खतरनाक डिजीज है ये ल्यूकेमिया, तीनों ही खतरनाक है भाई। कैंसर जहां पर भी लग गया कि खतरनाक ही है वो तो। इसका रीजन क्या है भाई? इसका रीजन, ब्लड कैंसर का रीजन, इसका ब्लड ल्यूकेमिया का रीजन व्हाइट ब्लड सेल, बहुत सारी ज्यादा डिवीजन। और क्रोमोसोमल वाली चीज पर बताओ चलो। क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे, यस मैम, जो 8वां और 14वां का क्रोमोसोम होगा उसके बीच में ट्रांसलोकेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ब्लड कैंसर बन जाएगा। रीजन है, लिख लो। ट्रांसलोकेशन हो जाता है कौन से क्रोमोसोम में? 8 और 14 क्रोमोसोम के बीच में ट्रांसलोकेशन हो जाता है, और इसी क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं? बर्किट्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? नाम लिख लो ये, बर्किट क्रोमोसोम। ब्लैंकेट क्रोमोसोम नहीं है ये, बर्किट क्रोमोसोम। डिटेक्शन देखेंगे भाई, पूरा का पूरा लेक्चर ये तो कैंसर में चला गया। वही बात डिटेक्शन देखेंगे इसके बाद, हो गया। डिटेक्शन देखो। नहीं नहीं तुम बोलते हैं कि इसलिए मैंने तो कभी लिख नहीं रहा हूँ। अरे बाद में लिख लेना ये वाली। देखो कौन सी है? हो गया। डिटेक्शन देखेंगे अब। डिटेक्ट कैसे कैसे किया जाएगा? सबसे पहले आपने सुना होगा बायोप्सी। सुना है बायोप्सी? क्या किया जाता है बायोप्सी में? हाँ, एक टिश्यू का मसल का आपका पीस काट कर क्या किया जाता है? भेजा जाता है लैब में। बहुत लंबा प्रोसीजर है और बहुत वैसे सभी है, दर्द देने वाला। भाई पीस को कट किया जाएगा, कितना खतरनाक लग रहा है सुनने में, है? बस वो तो एक अलग बात है, लेकिन पीस को कट करना, जो भाई काटेगा उस थोड़े ना एनेस्थीसिया लिया हुआ है। तो मतलब एक वो चाहिए ना, हौसला चाहिए उसको एक। जी। कैंसर वाला पार्ट जो होता है उसको कट, उसका मतलब थोड़ा सा क्या लिया जाता है, एक सेल तो नहीं कह सकते हम, टिश्यू लिया जाता है, वो जाता है फिर उसमें लैब में चेक होने में के लिए, उसके हिसाब से फिर रिपोर्ट्स आती हैं। और ये पहले होता था, ये अभी भी होता है, लेकिन
ये पहले यही ऑप्शन होता था हमारे पास, तो हम ज्यादातर इसीलिए इसको करते थे। अब ऐसा जरूरी नहीं है, अब ऐसा जरूरी नहीं है। टेक्नोलॉजी में क्या आ रहा है, एडवांसमेंट आता जा रहा है, तो तो क्या हो रहा है, चीजें भी एडवांस हो रही हैं भाई। अगर किसी को सर्विकल कैंसर हो, सर्विकल कैंसर कौन सा होगा, सर्विक्स का कैंसर किसको होता है, ये फीमेल्स में होगा। तो क्या किया जाता है, पैप स्मीयर किया जाता है, मतलब वहां पर जो म्यूकस प्रेजेंट होता है उसको स्लाइड पर लिया जाता है, इसी को बोलते हैं ये। सर्विकल कैंसर में सर्विक्स के म्यूकस को क्या किया जाता है, स्लाइड पर लिया जाता है टेस्टिंग के लिए। अगर किसी को ब्लड कैंसर है, ब्लड में से क्या निकालेंगे, ब्लड में तो बहुत सारी चीजें हैं, टीएलसी निकालेंगे, टीएलसी, टीएलसी चेक करेंगे ना भाई, ब्लड टेस्ट करके टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट देखेंगे कि वो रेंज में है। अगर रेंज में होंगी तो वो कैंसर नहीं होगा, अगर रेंज से ज्यादा होंगी प्रेजेंट तो कैंसर होगा। तो नॉर्मल से ज्यादा होंगे ब्लड कैंसर वाले पेशेंट्स में क्या, टीएलसी काउंट, ठीक है। व्हाट इज टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ल्यूकोसाइट, व्हाट इज ल्यूकोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल्स। अगर किसी को ऑर्गन का हो पर्टिकुलर, ऑर्गन में भाई बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लाइक लीवर, किडनी, लंग्स, ठीक है, लंग्स। तो ऑर्गन में से क्या किया जाएगा, रॉड भी इसी में ही आ जाएगा, सीटी स्कैन किया जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीटी स्कैन, सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी, भाई लिख लो इसको, याद कर लेना इसको भी, लिख सकते हैं वो। एमआरआई होगी, एमआरआई की फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस आई से। हाँ भाई, एमआरआई की फुल फॉर्म नहीं पता, इमेजिंग। अगर किसी पेशेंट में ब्लड टेस्ट में टीएलसी बढ़ रही है ना, तो उसको अपनी डाइट चेंज कर देनी है भाई। तुम्हारी बढ़ रही थी तो जरूरी नहीं है, अगर किसी की टीएलसी बढ़ेगी तो उसको कैंसर ही होगा, और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। रोटी अगर ज्यादा खा लो कोई फायदा देगी, खाने को ज्यादा खाया है, ऑटो इम्यूनिटी डिसीज हो सकती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, ऑटो इम्यूनिटी हो जाएगी, कोई भी डिजीज बन जाएगी ऑटो इम्यून वाली, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें क्लास में भाई। देखो, और ऑर्गन का कैंसर, और एक्सरे से भी डिटेक्ट कर सकते हैं हम। इन तीनों में से अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, या फिर एक्सरे है, एमआरआई होगी क्या भाई आपकी मोस्ट एक्यूरेट। ट्रीटमेंट देखेंगे, कौन कौन से ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, कीमोथेरेपी, फिजियोथेरेपी और मेडिसिन वगैरह भी तो होती ही है। इम्यूनोथेरेपी भी दी जाएगी, कीमो रेडियो इम्यूनो थेरेपीज देंगे। ट्रीटमेंट में देखो भैया, भाई पढ़ लो, या बस खाली लिख दूं यहाँ पर, फिर कहते हैं कि गर्ल्स को बताती है मैम सिर्फ। एक्सरे के बाद तो कुछ है ही नहीं, मोस्ट एक्यूरेट पूछा हुआ है, बस एमआरआई होगा मोस्ट एक्यूरेट, तो ही फिट हो गए तुम उससे। कहाँ पढ़ रहे हो तुम, लड़कियों के पास बिठा दूं तब पढ़ लोगे, या उनसे भी बातें बनाने लग जाओगे, उनसे भी बातें बना लूं। देखो, ट्रीटमेंट 3 तरह से होगा, एक तो आपका फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी में आपका
यही आ जाता है, रेडियोथेरेपी वगैरह दी जाती है। हाँ, कहाँ गया? वीवो स्टॉल लग गया उस पर, पता नहीं वो। अभी मैं लिख रही हूँ ना। बस भाई चुप हो जाओ, ऐसे बोलते रहते हो। भाई गर्ल्स चुप हो जाओ, लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही है। कीमोथेरेपी भी देखेंगे। चुप बस अब। कीमोथेरेपी में भाई ऐसी क्या चीजें दी जाएंगी, ऐसा क्या किया जाएगा जिससे क्या हो जाएगा? मैम थायराइड डोज दी जाती है, एंटी कैंसर। सपोज करो आप देखो, अगर केमिकल्स भी लिखे हैं यहाँ पर तब भी काम चल जाएगा। केमिकल्स या फिर ड्रग्स दिए जाते हैं जिससे क्या हो जाता है? किल हो जाते हैं कौन? कैंसर सेल्स। अब वो जो केमिकल्स हैं वो हमें किस किस चीज से मिलती हैं बताओ? एक तो टेक्सस से मिलेगी, ठीक है, एक किससे मिलेगी? विंड ब्लास्टिन से। सदाबहार का फूल देखा है? वो ही विंड ब्लास्टिन है। याद करो, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था ना विंड ब्लास्टिन? पढ़ा था, आया याद? एक टेबल थी, ट्रिक भी बताई थी दीपिका पादुकोण वाली, वही उसमें से ही है ये। कुछ नहीं याद है हमारे। चलो विंड ब्लास्टिन, दोनों बताओ ये दोनों कौन सी कैटेगरीज में आते हैं? ये जिम्नोस्पर्म्स में आएंगे, प्लांट्स हैं दोनों, और ये क्या है? एंजियोस्पर्म्स में आएंगे, क्योंकि इसमें फ्लावर है ना, सदाबहार का फूल बड़ा प्यारा सा होता है, व्हाइट सा 5 पंखुड़ियों वाला छोटा सा, और वो एक पर्पल सा होता है कलर, उसमें लाइट पर्पल लेवेंडर टाइप सा है, व्हाइट भी होता है, वो पिंकिश सा भी होता है। रेडियोथेरेपी में क्या दिया जाएगा? थ्रोट कैंसर अगर है उसमें याद रखेंगे रेडिएशन दी जाएंगी। किसकी रेडिएशन दी जाएंगी? गामा रेज। ये यूज किया जाता है I-131 एलिमेंट यूज किया जाता है, I-131। इम्यूनोथेरेपी में क्या दिया जाएगा? देखो, आई से इम्यूनो, आई से इंटरफेरोन्स, आई से इंटरफेरोन्स, इनका भी काम क्या है? कैंसर सेल्स को किल करने का। इसका भी काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ थ्रोट कैंसर में कैंसर सेल्स को किल करने का, ठीक है। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी मदर को हो गया था थ्रोट कैंसर, उसकी मदर को 1.5 साल पहले थ्रोट कैंसर हो गया था। मेरी फ्रेंड है, उसकी मदर को उन्होंने होम्योपैथिक भी दवाई चलाई, एलोपैथिक भी चलाई, और एम्स में भी इलाज चलाया, अब वो ठीक हो गई है। एम्स ऋषिकेश। हाँ, पता होना चाहिए, पता होना चाहिए भाई ये वाली चीजों का। इम्यूनिटी पढ़ेंगे अब, इसको लिख लो, इम्यूनिटी स्टार्ट करते हैं, इम्यूनिटी स्टार्ट करते हैं, जितने टॉपिक्स हो जाएं कर लेते हैं, टाइम है इतना। मजा आ रहा है? क्या तो मजा ही मजा आ रहा है, तो की बातें कर रहे हैं। तो बड़ा डिफिकल्ट टाइम होता है ये, भाई कैंसर वाले पेशेंट से ही वो ही बता सकते हैं कितना डिफिकल्ट टाइम हो गया उनके फैमिली मेंबर्स। और बहुत से लोगों की कैंसर में डेथ भी हो जाती है क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है, वो टेस्ट वगैरह ही नहीं कराते। आई आई क्या है भाई ये? सोया। आई क्या है ये? आयोडीन। हाँ, एलिमेंट बोला था ना मैंने अभी। मम्मी पता है ना, आयोडीन ही होगा, आयोडीन ही होगा।
आयोडीन होगा भाई। क्या बोलते पहले तुम लोग मुझे कंफ्यूज कर देते हो। मैंने भी बताया तो था थ्रोट कैंसर में ये एलिमेंट यूज करेंगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में या केमिस्ट्री में जो एलिमेंट्स पढ़ते हो आइको आयोडीन ही तो पढ़ते हो। आइसोटोप है, ऊपर क्या लिखा जाता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर है आयोडीन का, आइसोटोप है। आइसोटोप है भाई ये। क्या है ये? आयोडीन का आइसोटोप है। आइसोटोप क्या होता है ये भी मैं ही बताऊं क्या? सेम क्या है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। जिसका एटॉमिक मास सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और एटॉमिक मास सेम। इम्यूनिटी पढ़ेंगे। व्हाट इज इम्यूनिटी? व्हाट इज इम्यूनिटी? जो डिजीजेस के अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है, जिससे डिशुम डिशुम करती है, दैट इज इम्यूनिटी। हाँ, सेनापति है ये। इम्यूनिटी क्या है? जो फाइट करती है अगेंस्ट डिजीजेस। किसी की इम्यूनिटी कम होती है, किसी की इम्यूनिटी अच्छी खासी यानी कि ज्यादा होती है। अगेन वो डिपेंड करता है उसकी लाइफ स्टाइल पर और सबसे इम्पोर्टेंट डाइट पर। लाइफ स्टाइल क्यों बोला मैंने? अगर कोई बहुत टेंशन लेता होगा तो उसकी इम्यूनिटी पर फर्क पड़ेगा। अगर वो हुक्का पिएगा, सिगरेट पिएगा तो उसकी इम्यूनिटी पर डिपेंड करेगा। अगर वो जंक फूड खाएगा तो डिपेंड करेगा। टेंशन से तो सभी कुछ चला जाता है ना। तो दो टाइप की आपकी इम्यूनिटी होती है। कितने टाइप की? टू टाइप्स की। कौन कौन सी? एक तो इनेट इम्यूनिटी, एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। चलो दोनों में डिफरेंस बता दो। वेरी गुड। इनेट क्या होगी? बाय बर्थ होगी, जो हमें मदर से मिलती है बाय बर्थ। ये नॉन स्पेसिफिक होगी, ये नॉट बाय बर्थ होगी। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? एक्वायर, एक्वायर मतलब एक्वायर करना। सॉरी। हाँ ये तो हो गई, ये नॉट बाय बर्थ होगी। नॉट बाय बर्थ। देखो जो हम एक्वायर करते हैं, एक्वायर हम कब कर रहे हैं चीजों को? जब दुनिया में आ रहे हैं, तो दुनिया में आने के बाद जो हम डाइट ले रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, उनसे जो हमें इम्यूनिटी मिल रही है दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और जो पहले से ही प्रेजेंट है दैट इज इननेट इम्यूनिटी। ठीक है भाई? ठीक है। यस मैम। दोनों में बताओ किस में मेमोरी होगी और किस में मेमोरी नहीं होगी? इसमें कोई मेमोरी होगी? नो, इसमें कोई मेमोरी नहीं होगी। इसमें मेमोरी होगी। यस, मेमोरी होगी इसमें। इसमें मेमोरी होगी। और कोई? और कोई? अब इननेट इम्यूनिटी को हम क्या पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। इसको ए भी कंसिडर कर लेते हैं। आ जाओ। इननेट इम्यूनिटी पर पढ़ेंगे। चुप हो जाओ बस भाई गर्ल्स। इननेट इम्यूनिटी पढ़ेंगे फटाफट से। टाइप्स बताओ भाई इसके। बाद में लिखना उसको, छोटा सा ही है वो, तो बाद में लिख लेना। अभी मैं कर जाऊंगी पीछे। पहला बताओ इसका, फिजिकल बैरियर। क्या आएगा पहले? फिजिकल बैरियर। फिर क्या पढ़ेंगे आप? फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिर क्या पढ़ेंगे भाई? फिजियोलॉजिकल
बैरियर, नेक्स्ट सेल्यूलर बैरियर, नेक्स्ट साइटोकाइन बैरियर। चार पढ़ने हैं आपको ये टाइप्स। इनेट इम्यूनिटी हमारी चार तरह की होती है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और सेल्यूलर और साइटोकाइन। इनको अलग अलग पढ़ना है, ठीक है। फिजिकल बैरियर, बैरियर क्या है? रुकावट। तो सबसे पहले कौन रुकावट कर रहा है? हमारी स्किन। फिजिकल में क्या आ जाएगा? हमारी स्किन। तो सराउंडिंग से हमें अलग, हमारे ऑर्गन्स, हमारी मेन चीज स्किन है नहीं ना, हमारी मेन चीज हमारी इंटरनल बॉडी है। तो इंटरनल बॉडी को सराउंडिंग से अलग करने का काम कौन कर रहा है? स्किन। क्या कर रही है? स्किन। फिर फिजिकल बैरियर में और क्या क्या आ जाएगा? नोज के अंदर क्या प्रेजेंट है? हेयर्स और म्यूकस। तो ये सब किस में आ जाएंगे? फिजिकल बैरियर में आ जाएंगे। सबसे पहले जो जर्म्स होंगे वो यहाँ पर स्किन से आकर क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे, ठीक है। अगर आप वॉश कर लोगे हैंड को या बॉडी को, हेयर्स से यहाँ ट्रैप हो जाएंगे, म्यूकस से भी यहाँ ट्रैप हो जाएंगे, जिसकी वजह से नोज में हेयर्स का होना क्या होता है? मस्ट होता है। तो कभी कभी क्या हम सोचते हैं कि नोज में हेयर्स क्यों ही प्रेजेंट होते हैं? तो क्यों प्रेजेंट होते हैं? फिजिकल बैरियर में आता है, इम्यूनिटी की तरह बिहेव कर रहे हैं ये भी हमारे, जर्म्स को ट्रैप करने से। कौन से जर्म्स को? जो एयर में प्रेजेंट होंगे। कौन से को? जो एयर में प्रेजेंट होंगे। अब करते हैं म्यूकस की बात। म्यूकस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा? नोज में, जीआईटी में। जीआईटी, व्हाट इज जीआईटी? व्हाट इज जीआईटी अमीर हमजा? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। लिखो इसको, खाली बैठे हो सब। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब वो पूरा खाना खाने वाला सिस्टम और खाना पचाने वाला सिस्टम। तो अंदर वाली सारी लेयर ही हमारी कैसी होती है? वेट वेट सी होती है। हम चिप्स भी खा रहे हैं तो हमारा मुंह और हमारा अंदर वाला पार्ट, फूड पाइप क्या है? वेट है ना भाई, वेट मतलब गीला गीला सा है ना। चाहे हम सूखा खाना खा रहे हैं लेकिन वो वेट है ना अंदर से। मुंह में तो चलो सलाइवा है, अंदर क्या है हमारे? जो पूरी एपिथेलियल टिश्यू है वहां पर क्या प्रेजेंट है? म्यूकस। पूरी वॉल ही हमारी क्या कर रही है? म्यूकस सिक्रेट कर रही है। तो वो म्यूकस सबसे पहले नोज में ट्रैप होंगे, ठीक है। अगर सांस के जरिए जरिए क्या जा रहा होगा? कोई जर्म जा रहा होगा। मुंह के जरिए यानी कि खाने पीने के थ्रू जा रहा होगा, तो वो क्या करेगा? सलाइवा उसको मार देगा सबसे पहले तो। अगर उसने भी नहीं मारा, फटाफट आपने खा लिया, तो बॉडी के अंदर हमारी ये जो पूरा फूड पाइप है उसके अंदर जो म्यूकस है वो उसको मारने की कोशिश करेगा। सपोज करो वहां से भी बच गया, तो स्टमक में क्या है? एसिड है। कौन सा? HCl। तो वो उसको मार देगा। और अगर तब भी बच जाता है तो हमारी इम्यूनिटी लो है। हमारी इम्यूनिटी फिर लो है। फिर हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। फिर हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। आगे आगे पूरी बॉडी में ही हमारे ऐसे बैरियर्स प्रेजेंट हैं जो जर्म्स को मारने का ही काम करते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है? और कौन सा ट्रैक्ट आ जाएगा भाई यहाँ पर? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कौन सा आ जाएगा? हम्म। और कौन सा आ जाएगा? यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ से ही तो जा रहा है सब कुछ। भाई फीमेल्स में भाई वो वाला भी तो एरिया इंपॉर्टेंट है ना। कौन सा वाला? वेजाइना और सर्विक्स वाला। तो वो भी तो ओपनिंग ही है ना। तो जहां पर भी ओपनिंग होगी, कान, नाक, आंख, कान, नाक, आंख, मुंह, और कौन सी? लास्ट वाली, एनस वाली। ठीक है, एनस में तो कोई जाएगी नहीं चीज वहां से, तो ह्यूमन एक्सक्रीटा ही क्या होगा? एक्सक्रीट आउट होगा आउटसाइड द बॉडी। लेकिन वेजाइना में तो जा रहा है ना कोई प्रॉपर चीज है। वो आप बताइए आपको कि क्या जा रहा है? तो वहां से भी इंफेक्शन जा रहे हैं, यानी कि जर्म्स जा रहे हैं। वहां से भी इंफेक्शन जा रहे हैं यानी कि जर्म्स जा रहे हैं। तो वहां पर भी म्यूकस क्या कर रहा है? इसलिए प्रेजेंट है कि वो उन जर्म्स को क्या कर सके? मार सके। क्लियर है बात? फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आ जाते हैं। अभी अभी मैंने आपको बाद में क्या बताई भाई चीज? ये क्या? हाँ भाई, अभी अभी मैंने एक चीज बताई आपको, स्किन, हेयर, म्यूकस के अलावा आंख, नाक, कान, ये सब कुछ बताया ना, और पेट के अंदर एसिड बताया। तो टीयर्स आ जाएंगे यहाँ पर, सलाइवा आ जाएगा, और
एसिड आ जाएगा यानी कि HCl। एक और था कुछ, स्वेट, पसीना, पसीना आ जाएगा भाई। इसीलिए कहते हैं जिसको स्वेटिंग हो रही है यानी कि पसीना आ रहा है, दैट इज अच्छी थिंग। क्यों? टॉक्सिन्स निकल रहे हैं उसके। क्या निकल रहे हैं? हम्म। टीयर्स में क्या प्रेजेंट होंगे? लैक्टोफेरेंस। क्या प्रेजेंट होंगे? लैक्टोफेरेंस। सलाइवा में क्या प्रेजेंट होगा? सलाइवरी एमाइलेज यानी कि एंजाइम। HCl तो खुद ही क्या है? एसिडिक। स्वेट में क्या प्रेजेंट होंगे? लाइसोजाइम्स। क्या है ये भी एंजाइम है। ठीक है भाई। इम्पोर्टेंटली आएगा ही आएगा, इम्यूनिटी से 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें से। सेल्यूलर बैरियर पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? सेल्यूलर बैरियर। सर कहाँ गए आज? पेपर देने। तो कब तक आएंगे बोल कर गए हैं? आरिफ सर। 4 बजे आएंगे। मुझे 1 बजे शॉप करके जाने के लिए। अच्छा, और वो तीसरी क्लास किसकी है? मगन सर की। जब तक वो आएंगे तब तक पढ़ लो। आ जाएंगे वो यहीं। फोन कर दिया होगा सर। सेल्यूलर बैरियर में देखो क्या पढ़ते हैं हम। PMNL क्या है भाई? ये PMNL अक्सर नहीं आ रहे हैं। अरे मगन से। व्हाट इज PMNL? बताओ क्या है PMNL? इन्हीं को हम न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिल्स। फुल फॉर्म नहीं बताई भाई किसी ने? चलो लिखो। पॉली, किसी को PMNL की फुल फॉर्म नहीं पता और ये आई हुई है PYQ में। पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स आएगा भाई यहाँ पर। न्यूट्रोफिल्स किसमें होते हैं इसका मतलब? ल्यूकोसाइट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ल्यूकोसाइट्स? रिलेटेड टू ब्लड। साइट्स मतलब सेल। ल्यूको मतलब वाइट या ट्रांसपेरेंट। ल्यूको मतलब, अभी रिपीट करेंगे जिनको नहीं पता, ल्यूको मतलब व्हाइट या ट्रांसपेरेंट। कहीं पर भी ल्यूको वर्ड लगा हुआ हो उसका मतलब व्हाइट चीज की बात हो रही है या ट्रांसपेरेंट की। RBC का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स। क्या है? सर्कुलेशन वाला चैप्टर नहीं किया क्या भाई? तो न्यूट्रोफिल्स कहाँ होंगे? WBC में होंगे। और हमारी इम्यूनिटी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है ब्लड के अंदर, वो किसका होता है? WBC का। और किसका? प्लाज्मा का। मैक्रोफेज का तो होता ही है। इसकी फुल फॉर्म लिख लो। पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। लिख ली। अब यहाँ पर क्या होगा? सेल्यूलर बेसिस पर क्या होगा भाई? यहाँ से भी बच गया जर्म, यहाँ से भी बच गया जर्म। ठीक है। अब सेल्यूलर में नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि उसको न्यूट्रोफिल्स मार देंगे यानी कि PMNL मार देंगे, यानी कि वो जर्म ही इनका खाना होगा। तो ये क्या कर जाएंगे? उसको खा जाएंगे। फैगोसाइटोसिस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? फैगोसाइटोसिस। क्या कर लेंगे? फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? हाँ, फीड करना, खाना खाना। ठीक है।
एक यहाँ पर एक और चीज प्रेजेंट होगी, यहाँ पर लिख दूं, एन के सेल्स क्या होंगे, नेचुरल किलर सेल्स। क्या है इसका मतलब, नेचुरल किलर सेल्स। क्या है इसका मतलब, नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, ये क्या करेंगे, नेचुरल किलर सेल्स हमारे वाले सेल्स को और जर्म वाले सेल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। क्या करते हैं, हमारे वाले सेल्स को और जर्म वाले सेल्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अगर उनको पता चल जाता है क्या हमारे वाले सेल्स कौन से हैं और दूसरे सेल्स कौन से हैं, तो वो उसको मार देता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल किलर सेल्स। किलर सेल्स कौन से होंगे, किसको मारेंगे, सॉरी, किलर सेल्स, ये नेचुरल किलर सेल्स किसको मारेंगे, फॉरेन सेल्स को मारेंगे, यानी कि जो जर्म सेल्स होंगे। तो आपको फॉरेन सेल्स भी आ सकता है लिखा हुआ, नॉन सेल्फ सेल्स भी आ सकता है लिखा। नॉन सेल्फ मतलब सेल्फ से ऑपोजिट, जो हमारे नहीं है, और जर्म सेल्स तो है ही जर्म सेल्स। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, शायद आया हुआ है ना, आता है यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, पूरा लाइन में लिखा हुआ। थके तो नहीं हो भाई, या थक गए। साइटोकाइन बैरियर देखेंगे, साइटोकाइन बैरियर में सपोज करो दिस इज आवर सेल, इसमें क्या रखा हुआ है, न्यूक्लियस। ये क्या है, हमारा सेल है, ये न्यूक्लियस रखा हुआ है। सपोज करो क्या हुआ, कोई वायरस आ गया, क्या आ गया, कोई, तो यहाँ पर वायरस हमारे सेल में चला गया, तो कौन करेगा, इनके जर्म आ गया, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ गया, तो क्या करेगा, इंटरफेरोन्स एक्टिव हो जाएंगे। अब क्या हो जाएंगे, हाँ, वो इंटरफेरोन्स क्या करते हैं, क्या करेंगे भाई वो इंटरफेरोन्स, रिसेप्टर ब्लॉक तो कर ही देंगे, और जिससे क्या होगा, फॉरेन सेल मर जाएगा। इसी को हम आईएनएफ भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आईएनएफ। वेरी गुड। इंटरफेरेंस का काम ही क्या होता है कि दूसरों को इन्फेक्ट ना होने देना, दूसरों को इन्फेक्ट ना होने देना। ठीक है, तो आपका फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर और साइटोकाइन बैरियर, चारों क्लियर है, चारों क्लियर है, सबने लिख लिया, जिसने नहीं लिखा फोटो ले लो, जल्दी लो। और फोटो लेने का मतलब ये है घर जाकर पढ़ना होता है, फोन में नहीं स्टोरेज फुल करनी खाली। जल्दी लो भाई, जो लिख रहे हैं वो लिखो। इनेट इम्यूनिटी कंप्लीट हो चुका है, हाँ हो तो चुका है। देखो अब करना है आगे, और पढ़ना है क्या है, गैंग्रीन, गैंग्रीन, स्पेलिंग बताओ, समझ में नहीं आया। गैंग्रीन क्या, क्या होता है वो, उसको नहीं पता इस बारे में भाई। ये कह रहा है कि अपने सेल्स अपना कोई अच्छा, वो वाला। देखो हम कोई अगर भी हाथ टांग काट रहे हैं तो वो यूं ही थोड़ी ना काट रहे हैं, कब काटते हैं, जब सेप्टिक फैल जाता है। जब सेप्टिक फैल जाता है, सेप्टिक कब फैलता है, जब कोई वायरस या फिर इंफेक्टेड चीज हमारी बॉडी के अंदर क्या कर गई, अटैक कर गई, और उस अटैक से क्या हो गया, हमें नुकसान हो गया, और अब हमें खतरा है कि वो फैल जाएगा हमारी रिमेनिंग बॉडी में, इसलिए हम उसको काटते हैं। तो कुछ ना कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं हम, एनेस्थीसिया लगाएंगे ना। इतने यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, एक केस होता है, एक केस अराइज करते हैं, वो बनाते हैं। जैसे मैंने बताया था बच्चों को जब मैंने पढ़ाया था लेक्चर में, कि सपोज करो हॉस्पिटल बहुत दूर है, किसी का क्या हो गया, हाथ में सेप्टिक फैल गया। सेप्टिक कैसे फैल गया, एक्सीडेंट हो गया भाई, कोई लोहे वाली चीज इंसर्ट हो गई, हाँ, तो नीला पड़ता जा रहा है और खून निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, और जिससे हमें खतरा ये है कि सेप्टिक फैल जाएगा। सपोज करो हाथ में जाते जाते हॉस्पिटल बहुत दूर है, तो सेप्टिक फैल गया,
तो हम क्या करेंगे, हाथ को यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे। सपोज करो हमारे सिर्फ हाथ में इतने में फैला है सेप्टिक, तो हम इतना हाथ काट देंगे। बेवकूफ हो, इतना हाथ नहीं कटेगा, यहाँ पल्स रेट है। हाँ, तो हम कभी भी यहाँ से हाथ नहीं काटेंगे, उसमें एनेस्थीसिया भी नहीं दिया जाएगा। अब कौन ही काटेगा इतना हाथ। रेयर सिचुएशन है कि भाई अगर हॉस्पिटल बहुत ज्यादा दूर है, घंटों लग रहे हैं, एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हुआ है, पहले कोई था नहीं एक्सीडेंट के दौरान पर उस एरिया में। अब जो कोई बेचारा आया भी, XYZ कोई आ भी गया, तो उसने देखा कि भाई हाथ में ज्यादा चोट लग रही है और काफी टाइम हो गया है उसको एक्सीडेंट को हुए हुए, आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल बहुत दूर है। अब हाथ में सेप्टिक फैल ना जाए, कोई लोहे वाली चीज घुसी हुई है उसके अंदर, वो दिख रही है, ठीक है। तो अब आपको ये है कि आप यहाँ से हाथ काटोगे, यहाँ से काटोगे, यहाँ से काटोगे, उसकी पूरी सेप्टिक बॉडी में फैल जाएगा, यानी कि वो मर जाएगा। अब कोई दिलेर सा है भाई, कोई किसी के पास चाकू नाइफ सब कुछ रखा हुआ है उसके उसमें, या कोई डॉक्टर ही है XYZ, ठीक है। तो वो डॉक्टर या वो पर्सन क्या करेगा, उसका हाथ यहाँ से काटेगा, यहाँ से या यहाँ से, फालतू काटेगा, यानी कि यहाँ से कटेगा, यहाँ से भी नहीं कटता है, यहाँ से कटेगा हाथ। हाँ, पल्स ऊपर से ही आ रहा है, लेकिन यहाँ से पल्स जो जा रही है, वो पल्स रेट यहाँ से नापते हैं ना हम, तो यहाँ से सबसे ज्यादा खतरा है। वो जो आशिक होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो बड़े चालाक होते हैं। चालाक इन द सेंस, कट्स तो मारते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं मारते हैं, क्योंकि उनको सबको पता है कि भाई यहाँ पर कट लग जाएगा तो हम ही मर जाएंगे ना, टिकट ही कट जाएगा। तो आशिक वाले बनते तो हैं, आशिक बहुत ज्यादा बड़े वाले। पैरों सी बात होगी भाई, एग्जैक्ट तो मुझे पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि यहाँ से ही काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से भी नहीं काटेंगे। एक तो पहली बात तो ये है कि पैरों में और हाथों में आपकी नर्व एंडिंग्स होती हैं, पूरी बॉडी की, पूरी बॉडी की नर्व एंडिंग्स होती हैं आपके हाथों में और पैरों में। रात को ना मम्मी पापा के हाथ पैर दबाने चाहिए, स्पेशली मालिश करनी चाहिए, मसाज करनी चाहिए। क्यों, वो ज्यादा करते हैं हार्ड वर्क, हमारे से ज्यादा करते हैं, हम तो आराम भी कर लेते हैं। तो जब आप पैरों के उनके पूरे पॉइंट्स दबाएंगे ना, उनकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। हाथ दबाएंगे या हाथ की मालिश करेंगे तो रिलैक्स हो जाएगी। अपने भी किया करो आप, सुनो, रात को सोने से पहले ना आप अपने मसाज किया करो हाथों पैरों की, हल्का सा ऑयल या क्रीम लेकर, नींद आ जाएगी, खुद ही रिलैक्स हो जाएगी बॉडी।